नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया के बारे में। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग आए हैं और शेयर मार्केट में भी हमें ऐसे ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है इसके शेयर प्राइस में। तो रिजल्ट्स के बाद इसके लेवल्स और टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अबाउट इंडिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं अबाउट इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 16,605 रुपीज, जो कि है 3.25% नीचे। ड्यूरिंग मार्केट्स आवर में इसके रिजल्ट्स आ चुके थे और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रिजल्ट्स पर कैसा रिएक्ट किया है। अगर बात करें इसके टेक्निकल रेटिंग के बारे में तो वो न्यूट्रल है। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है, पी रेशियो है 59 और इंडस्ट्री का पी 31.06 है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफी महंगे पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक भी दिख रहा है 17.51, यानी कि वो भी काफी एक्सपेंसिव दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड 0.39 है। मुझे पता है डिविडेंड काफी कम है, लेकिन ये ग्रोथ वाला स्टॉक है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 53.44% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। तो एक नजर डाल देते हैं कि इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्या है इसमें कमी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल देते हैं अबाउट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी फिगर्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो है लैक्स रुपीस में, ना कि करोड़ में। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि लैक्स में ये फिगर्स दिखाए गए हैं। मैं आपको डायरेक्टली करोड़ में ही कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो मार्च 31 यानी कि इस क्वार्टर में जो क्वार्टर 4 के जो इनकम हमें देखने को मिली थी, टोटल इनकम थी 989 करोड़ की, जो कि थी 1106 करोड़ की पिछले क्वार्टर में। अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स के बारे में तो आप देख सकते हैं 935 करोड़ की इनकम थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर 4 2019 में। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें अच्छी खासी जंप देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि 1100 करोड़ के आसपास की इनकम थी, जो कि कम होकर 989 करोड़ हो गई। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट कितना आया है। तो आप देख सकते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड नेट ऑफ टैक्स, जो कि है 108 करोड़ इस क्वार्टर में, जो कि था 186 करोड़ पिछले क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है नेट प्रॉफिट में। अगर बात करें पिछले साल की, यानी कि क्वार्टर 4 2019 की, तो आप देख सकते हैं वहां पर जो हमें प्रॉफिट देखने को मिला था वो था 111 करोड़। तो प्रॉफिट में तो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही गंभीर बात है। अब मैं आपको इस ईयर के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने अभी बात की थी इस क्वार्टर के बारे में, लेकिन पूरे साल के बारे में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनकम हुई है वो है 4207 करोड़ की, जो कि थी 3791 करोड़, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से ये फाइनेंशियल ईयर ऑफकोर्स अच्छा ही गुजरा है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है इस पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 20 में, तो आप देख सकते हैं वो है 587 करोड़ का, जो कि था 448 करोड़, यानी कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर गुजरा है वो काफ़ी अच्छा गुजरा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। लेकिन अगर सिर्फ इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है प्रॉफिट में भी। तो आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पर हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिलती है, और इसी कारण शेयर में आज गिरावट का माहौल भी बना हुआ था, क्योंकि फार्मा सेक्टर्स काफ़ी ऊपर निकल गए थे। फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स थे उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी, और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि अच्छे खासे रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर वो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से नीचे उतरते हैं तो ऑफकोर्स गिरावट तो देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि चार्ट पर हमें कैसी मूवमेंट दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट क्रैश से पहले इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 16,500 के आसपास। उसके बाद मार्केट को अच्छी खासी गिरावट का सामना करना पड़ा था, और इस स्टॉक ने भी गिरावट का सामना किया था, लेकिन 100 डेज के ईएमए के आसपास इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। 13,000 रुपीज़ के आसपास इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, 18,000 रुपीज़ के भी आगे निकल चुका था, लेकिन उसके बाद हमें फिर से गिरावट देखने को मिली है, और स्टॉक फिलहाल 50 डेज के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि दर्शाती है कि थोड़ी और गिरावट, वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है अबाउट इंडिया में। अब मैं आपको अलग अलग इंडिकेटर्स दिखाना चाहूँगा। तो आरएसआई का जो नंबर है वो है 45.04। आप देख सकते हैं काफ़ी समय से ये फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन कल के मुकाबले इसमें अच्छी खासी गिरावट
बनती हुई दिखाई दे रही है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, एमएफआई का नंबर क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर है 32.32, यानी कि अच्छी खासी वीकनेस है। 40 या 45 होता तो हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, लेकिन 32 ये नंबर दिखाई देता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि वीकनेस बनती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एमएससीडी दिखाना चाहूँगा, एमएससीडी में कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एमएससीडी ने हमें कई समय पहले ही सेल का सिग्नल दे दिया था, उसके बाद वो कोशिश कर रहा था कि शायद इसमें बुलिश क्रॉसओवर हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए थे। इसके वजह से फिर से हमें गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं इसका बॉलिंजर बैंड हमें कौन से लेवल्स बताना चाहता है। तो आप देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो है 18,000 रुपीज़ के आसपास। अगर मीडियन की बात करें तो 17,000 रुपीज़ के आसपास का है, और अगर लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 16,000 का लेवल। तो आप देख सकते हैं कि मीडियन को तो ये छोड़ चुका है, अब ये जा रहा है अपने लोअर बैंड के आसपास जो कि है 16,000 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो जो पिवट लेवल था वो था 17,200 के आसपास, उसको ये कब का तोड़ चुका है, और जो नीचे हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है वो है 15,700 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 18,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो स्टॉक नीचे जा रहा है, इसलिए सपोर्ट का देखना हमें ज़्यादा ज़रूरी बनता है। अगर ये भी गिरावट बनी रहती है और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो नीचे के जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे सकते हैं वो है 14,750 का लेवल। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाऊंगा जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट वहां पर बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं ऑल टाइम चार्ट पर आ चुका हूं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक बिल्कुल ही रॉकेट हुआ है, एकदम मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ सालों में। पिछले 5 सालों में इसने बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन हमें देखने को इसमें मिला नहीं है, यानी कि स्टॉक अच्छा है, अच्छी खासी हमें मूवमेंट दे रहा है, ब्लू चिप स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अब बात करते हैं पोजिशंस के बारे में। तो मेरा मानना है अगर आपने पोजिशन ऑलरेडी ले चुकी है, अभी आप लॉस में चल रहे हैं, तो लॉस बुक करने का मुझे कोई मतलब दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रेजेंस है मार्केट में, इसलिए मेरा मानना है इसे आप होल्ड कर सकते हैं। एक बुरे या डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर रिजल्ट की वजह से स्टॉक बहुत ही बुरा नहीं बन जाता है। अगर बात करें आप अभी प्रॉफिट में हैं, आपने नीचे पोजीशन ली है, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ली है तो आप ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए ली है तो आप इसे होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में अभी भी ग्रेट स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। फ्रेश बाइंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी समय से ये 50 डेज के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आज जो गिरावट बनी हुई है वो काफ़ी तीव्र थी, इसलिए मेरा मानना है कि थोड़ी सी इसमें और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अभी तक तो ये 50 डेज का ईएमए अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन कल कैसी सिचुएशन बनती है, और मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी गिरावट इसमें कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, आपको पता है कि रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए। हमने देखे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे हमें गिरावट देखने को मिली है, इसलिए हो सकता है आगे वाले दिनों में थोड़ी सी हमें और गिरावट बने। तो हमने लेवल्स देखे, लोअर बैंड जो था बॉलिंजर बैंड का वो भी 15,900 के आसपास था, और अगर बात करें इसके पिवट लेवल्स के बारे में तो वहाँ पर भी हमें 15,700 का लेवल दिखाई देता था। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाना चाहूँगा जो कि है इसका 100 डेज का ईएमए, क्योंकि जब भारी गिरावट बनी हुई थी मार्केट्स में तभी भी इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 100 डेज का ईएमए है वो अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। तो वो लेवल जो हमें दिखाई देता है वो है 15,537। तो अगर हम देखें लोअर बॉलिंजर बैंड का पिवट लेवल देखें और 100 डेज का ईएमए देखें तो वो जो एक ही लेवल हमें दिखाई देता है 15,500 से 16,000 का लेवल। तो ये जो लेवल है हम इसको एज अ सपोर्ट ले सकते हैं, इसलिए अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप वेट करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि इसके 200 डेज के ईएमए के आने का वेट कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है हमने देखा कि इसका पी वैल्यूएशन काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है। इसलिए मेरा मानना है अगर आप वेट करना चाहते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप वेट करना चाहते हैं तो 200 डेज के ईएमए का वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाना सही रहेगा। 100 डेज के ईएमए से अगर आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं, एक एक करके स्टॉक लीजिए, एक साथ सारा इन्वेस्टमेंट इसमें मत कीजिएगा, यही मेरी राय रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।